मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम दीपा है। दीपा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आनंद को हार्ट अटैक आ चुका है। आनंद वही आदमी है जो केजीएफ चैप्टर 1 में फिल्म की पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं। हॉस्पिटल में दीपा की मुलाकात आनंद के बेटे विजेंद्र से होती है। दीपा विजेंद्र से कहती है कि आपके पिता कल हमें केजीएफ की कहानी सुना रहे थे जो अधूरी रह गई थी और आधी कहानी वो हमें आज सुनाने वाले थे, पर लगता नहीं है कि ये कहानी कभी पूरी हो पाएगी। तब विजेंद्र कहता है कि मेरे पिताजी के लिए केजीएफ की कहानी सब कुछ है और इस कहानी को पूरा होना ही चाहिए। फिर वो दोनों आनंद की लाइब्रेरी में जाते हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 की किताब मिल जाती है। दीपा के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर विजेंद्र उस कहानी को सुनाने लगता है। फिर सीन फ्लैशबैक पे शिफ्ट हो जाता है जहां पर रॉकी के गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ जाते हैं और वो सभी लोग जो केजीएफ में काम कर रहे थे गरुड़ा के आदमियों से फाइट करते हैं और फाइनली केजीएफ रॉकी का हो जाता है। गरुड़ा के पार्टनर्स जब वहां आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि विराज अपना राज्याभिषेक कर रहा होगा, पर वहां पर रॉकी आकर उन्हें बताता है कि विराज को तो मैं कब का मार चुका हूं और अब केजीएफ का मालिक मैं हूं। रॉकी जबरदस्ती केजीएफ में रीना को भी उठाकर ले आता है। यहाँ पर एंड्रियो राजेंद्र देसाई के साथ कमल भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा उछल रहा होता है। वो रॉकी को बहुत खरी खोटी बात सुनाता है। उसके बाद रॉकी उसे वहीं पर शूट कर देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। रिया को रॉकी का यूँ ज़बरदस्ती उसे वहाँ ले आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। रिया के पिता भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई भी रॉकी के अगेंस्ट नहीं जाता है, इसलिए रिया के पिता भी उसे कुछ भी कह नहीं पाते हैं। यहाँ पर अब केजीएफ के लोगों की लाइफ पहले से बेहतर हो गई होती है। उन्हें रहने के लिए अच्छे घर, खाने के लिए अच्छा खाना और पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं, इसीलिए वे सभी लोग रॉकी को अपना देवता मानने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉकी वनराम के पास जाता है। वनराम पहले गरुड़ा का राइट हैंड हुआ करता था, पर अब यहाँ पर वनराम को बांध करके रखा गया होता है। रॉकी कहता है कि तुम गरुड़ा के वजीर थे और मैं वजीर को नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैं वजीर को मार दूंगा तो फिर चीज़ों को चलाएगा कौन। रॉकी वनराम को उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है, जिसके लिए वनराम पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो रॉकी के साथ काम करने के लिए मान जाता है और वो केजीएफ के लोगों को ट्रेनिंग भी देने लगता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को किसी को भी बंदूक चलाना नहीं आता है। फिर वनराम रॉकी से कहता है कि केजीएफ की सुरक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अब तुम सबके दुश्मन बन चुके हो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जब पार्ट 1 में रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था तो वहाँ पर उसने कुछ नोटिस किया था और अब उसे पता चलता है कि केजीएफ में एक माइन नहीं बल्कि पूरे 9 माइन हैं और उन 9 माइंस को कभी खोला ही नहीं गया, सिर्फ एक माइन से ही काम चलाते रहे, क्योंकि सूर्यवर्धन कभी नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइंस के बारे में पता चले, क्योंकि अगर हर किसी को 9 माइंस के बारे में पता चलता तो केजीएफ पर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता। और यहाँ पर ये सारी बातें रॉकी के पार्टनर्स को पता चलती है, जिससे कि रॉकी का दबदबा और वट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर रॉकी यहाँ पर अब किसी को भी नहीं मारता है और सबको पहले की तरह ही बिजनेस करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो हर किसी को मार देगा तो बिजनेस किसके साथ करेगा। और अब यहाँ पर जो 8 नई माइंस ओपन हुई थी उसके अंदर कोई भी वर्कर जाने के लिए डर रहा होता है, तो यहाँ पर रॉकी आता है और अब वहाँ पर वो खुद ही माइंस के अंदर जाकर काम करने लगता है। ये देखकर बाकी सबको मोटिवेशन मिलता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रियो भी रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं
और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके रॉकी को रोक दिया जाए। रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। रमिका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होती है और ऐसा माना जाता है कि एक डिक्टेटर टाइप की लेडी होती है जो कि हर किसी पे अपना पावर बना करके रखती है। यहाँ उनके टीम में एक पॉलिटिशियन भी होता है जिसका नाम नारायण है और वो लोग ये जानते हैं कि वो नारायण को पीएम की पोस्ट से हटा दे और वहाँ पर रमिका आ जाए, क्योंकि अगर रमिका आएगी तो फिर रॉकी बर्बाद हो जाएगा। तो फिर वो लोग ऐसी वोटिंग का प्लान करते हैं जहाँ पे सभी पॉलिटिशियन नारायण के खिलाफ में वोट दें और उसे पीएम के पद से हटा दिया जाए। इसी के चलते उसकी सरकार भी गिर जाएगी। पर जब तक कि वहाँ पर कुछ हो उससे पहले केजीएफ में माइनिंग के दौरान एक तलवार मिलती है। उस तलवार को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये तलवार होती है अधीरा की, जिसे गरुड़ा ने मरवा दिया था। पर हम यहाँ नेक्स्ट सीन में अधीरा को जिंदा देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर गरुड़ा के मरने का इंतज़ार कर रहा था। पर अब वो फाइनली अपना केजीएफ लेने के लिए वापस आएगा। अधीरा यहाँ पर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है। इसमें वहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं और उसके बाद अधीरा वहाँ से निकल जाता है। ये उसके लिए बस शुरुआत थी और अब अगर कोई भी केजीएफ से बाहर सोने के ट्रक लेकर निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी जा कर के अधीरा से मिल जाते हैं और अब उनका प्लान ये होता है कि कैसे भी करके रॉकी को केजीएफ से बाहर ले करके आना। इसके लिए वे जानबूझकर राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं और अब ये न्यूज़ सुनने के बाद राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना तुरंत ही केजीएफ से निकल जाती है। रॉकी को जब पता चलता है कि रीना अपने पिता को देखने के लिए गई है तो रॉकी भी इसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर आगे जा कर के रीना को किडनैप कर लिया जाता है और अब रीना अधीरा के लोगों के पास होती है। रॉकी यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाता है और एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि रॉकी सभी लोगों को एक एक करके मार देता है, पर अधीरा उसे धोखे से दूर से ही शूट कर देता है। इसके बाद भी मौका होने पर अधीरा रॉकी को जान से नहीं मारता है, क्योंकि उसे देखना था कि केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी और विश्वास भी था और वो चाहता था कि ऐसी टूटी फूटी हालत में रॉकी को देखकर उनका विश्वास भी टूट जाए। और अब जब घायल रॉकी केजीएफ में वापस आता है तो सच में सबका विश्वास खत्म हो जाता है। और यहीं दूसरी तरफ बम्बई में सेट्टी और बाकी सब जो रॉकी से नफरत करते थे वो लोग रॉकी के सपोर्टर को जानबूझकर मरवा देते हैं और साथ में कोई भी ट्रक केजीएफ से बाहर निकलता है तो अधीरा सभी लोगों को मार करके उनकी लाश वापस भेज देता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अब केजीएफ के अंदर सिर्फ 8 दिन का ही खाना बचा होता है। रॉकी अभी भी बीमार होता है और अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था कि तभी उसे सेट्टी कॉल करता है और कॉल करके उसे धमकी देता है और बदतमीज़ी भी करता है। ये सुन करके रॉकी को गुस्सा आता है और वो अपने चाचा को कॉल करता है। ये चाचा रॉकी के मुंह बोले चाचा हैं, जिसके साथ वो मुंबई में रहता था। वो उनसे आखिरी हेल्प मांगता है और इसके बाद वो अपनी हेलीकॉप्टर को बुलाता है और काफ़ी सारा सोना लेकर के रीना के साथ दुबई चला जाता है। ये सब देख करके केजीएफ के लोगों को ऐसा लगता है कि रॉकी यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग गया है, पर असल में तो रॉकी खलील से मिलने के लिए दुबई गया होता है। वो यहाँ पर खलील के साथ अपनी मीटिंग करता है और बिजनेस का ऑफ़र देता है कि वो अफ्रीका से डायरेक्टली सोना इंडिया में ले करके आएगा। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी की हालत भी बहुत ख़राब होती है,
पर अब यहाँ पर खलील को पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा से बोलकर अपने दूसरे सपोर्टर को बुलवा करके उस हर इंसान को मरवा दिया है जो कि मुंबई में खलील के सपोर्ट में था। अब यहाँ पर खलील के पास डील फिक्स करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं रहता है। उसके बाद रॉकी केजीएफ में वापस आ जाता है और बलराम से कहता है कि सारे ट्रक्स को बाहर निकालें। यहाँ पर दूसरी तरफ अधीरा उसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो देखता है कि रॉकी यहाँ पर वापस आ गया है और उसके पीछे ट्रक्स भी है, तो उसके सभी लोग रॉकी की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रक के अंदर से रॉकी के बहुत सारे आदमी निकलते हैं जिनके पास बहुत ही अच्छी गन्स होती हैं, हाई टेक गन्स होती है, जिनका सामना अधीरा के सस्ती गन्स नहीं कर पाती हैं। और फाइनली उसके काम से सारे आदमी मारे जाते हैं और एक तरफ से यहाँ पर अधीरा की हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो अधीरा को वहीं पर मार सकता था, लेकिन वो उसे जिंदा ही छोड़ देता है और दूसरी तरफ अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी दे करके नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है। और फिर रॉकी का बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार पूरी 9 माइंस से सोना निकाल रहा होता है। इसके बाद वो बॉम्बे में जाकर के सेठी को भी मार देता है और इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और अब वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का। नारायण यहाँ पर रॉकी से मिल करके ये बोलता है कि उस रश्मिका को मारना होगा। अगर रश्मिका जिंदा रही तो वह केजीएफ को बर्बाद कर देगी। और अब यहाँ पर रॉकी बोलता है कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता। अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा हो तो उसके ऊपर अटैक करने की बजाय उसके सामने हाथ जोड़ना बेहतर होता है। इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और रमिका बहुत ही सारे वोट से जीत जाती है। जीतते ही यहाँ बहुत सारे लोग रमिका को केजीएफ और रॉकी के बारे में पूरी स्टोरी बताते हैं और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि इतने सालों में रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट को बहुत ही हाई लेवल का कर दिया था और वो लोग जो वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की जैसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, अब उनके पास काफ़ी अच्छे घर होते हैं। पर ये सब कुछ पता चलने के बाद भी रमिका बोलती है कि कुछ भी करके पूरे इंडिया में रेड डाल दो, लेकिन कहीं से भी रॉकी के खिलाफ प्रूफ लेकर के आओ और उसे अरेस्ट करो। और इसके लिए वो स्पेशल टीम बना देती है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर केजीएफ में आनंद को देखते हैं। वही आनंद जो मूवी के फर्स्ट पार्ट में स्टोरी सुना रहा होता है और यहाँ पर अभी वो यंग है और वो छिप करके केजीएफ की फ़ोटोज़ निकाल रहा होता है। तभी उसे रॉकी का एक आदमी पकड़ लेता है और उसे रॉकी के पास लेकर के जाता है और यहाँ पर रॉकी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो एक नॉर्मल सा लेखक होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा बहादुर होता है। तो यहाँ पर रॉकी उसे सामने से कहता है कि वो रॉकी की स्टोरी लिखे और सब कुछ बिल्कुल सच सच लिखे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट सीन में पुलिस अलग अलग जगह पर छापे मार रही होती है पर उन्हें केजीएफ के बारे में कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। उन्हें महज एक जगह से सोने का बिस्किट मिलता है जिसे कि वे पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो उस एक सोने के बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में खुद पहुंच जाता है और जैसे ही सबको ये पता चलता है कि सोने का बिस्किट रॉकी का है, सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि रॉकी को तो आज तक भले ही किसी ने न देखा हो, लेकिन उसके नाम का डर ही बहुत बड़ा था। यहाँ पर वो स्टाइल से जाता है, अपने सोने की बिस्किट लेता है, बाहर आता है, एक बहुत ही बड़ी मशीन गन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन में फायरिंग शुरू कर देता है। फील्ड टेस्ट के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रमिका को फाइनली कुछ प्रूफ मिल गया होता है और इसके दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है।
कि तभी वहाँ फूलों का बुके लेकर के रॉकी सामने से उससे मिलने के लिए आता है और एक फाइल भी लेकर के आता है। उस फाइल में रॉकी के खिलाफ काफ़ी सारे प्रूफ होते हैं। वो सामने से बोलता है कि रमिका चाहे इस फाइल को रख करके उसके खिलाफ कोई भी केस बना सकती है और रॉकी को जेल के अंदर कर सकती है। रमिका भी उस फाइल को लेने ही वाली होती है कि तभी रमिका का एक सपोर्टर वहाँ पर आ जाता है और वो रमिका को बताता है कि असल में उसकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को रॉकी ही फंडिंग करता है। तो अगर वो रॉकी के खिलाफ कहीं पर भी कोई भी खुलासा करती है तो सबको पता चल जाएगा। खुद रमिका की पार्टी के लोग उसके साथ मिले हुए हैं और फिर पार्टी गिर जाएगी। और अब यहाँ पर रमिका सिवाय धमकी देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती है और रॉकी वहाँ से निकल जाता है। पर इसके बाद वो जा कर के सभी सोने की डिलीवरी को रोक देता है और ये बात जब खलील को पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा होता है। रॉकी के पार्टनर भी यहाँ पर रॉकी से परेशान होकर के अधीरा की हेल्प मांगते हैं और अब यहाँ पर खलील भी अधीरा के सपोर्ट में होता है। अधीरा इतने सालों से केजीएफ में काम करने वाले अलग अलग एम्प्लॉयज़ को पकड़ करके केजीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है और अब इतने सालों बाद उसके पास केजीएफ का एक मैप भी होता है। वो बताता है कि अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं पर दोनों ही रास्ते में अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ जाना नामुमकिन है। तो इसीलिए उसे किसी माइन के अंदर से होकर के जाना पड़ेगा और उस माइन के बारे में उसे किसी और से पता करना होगा। और इस काम के लिए अधीरा एंड्रियो को कहता है अगर एंड्रियो ये काम नहीं करेगा तो अधीरा उसे जान से मार देगा। और दूसरी तरफ रॉकी अपनी माँ की बॉडी को वहाँ से बाहर निकलवा लेता है जहाँ पर सालों पहले उन्हें दफन किया गया था और अब वो उनकी अच्छी समाधि बनवाता है और वहाँ पर अपने नशेड़ी पिता को काम पर रख लेता है। उसके बाद अधीरा को एक सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलती है। उसे पता चलता है कि एग्जैक्टली कहाँ खुदाई करना शुरू करेगा तो वो माइन नंबर 3 में पहुँच सकता है। ये खबर मिलते ही अधीरा खुदाई शुरू कर देता है। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जल्दी से जाकर के केजीएफ में खड़े रॉकी को बताती है। अब इससे पहले रॉकी खुश हो पाता पीछे से अधीरा के लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उसके बाद में वो रीना को शूट करके उसे मार देते हैं। रीना की मौत से यहाँ रॉकी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और अब वो गुस्से में अधीरा के साथ फाइनली फाइट शुरू कर देता है। ये फाइटिंग सीन बहुत ही ज़्यादा लंबा और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। उसके बाद रॉकी अपना मेन हथियार हथौड़े को लेता है और उससे अधीरा को बहुत ज़्यादा पीटने लगता है और फिर वो अधीरा की गर्दन तोड़ के उसे जान से मार देता है। पर अब यहाँ पर रॉकी को पता चल जाता है कि अधीरा को माइंस के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है। तब रॉकी वहाँ पर अपने लोगों को इकट्ठा करके सीधा पार्लियामेंट में पहुँच जाता है। पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और रमिका वहाँ पर स्पीच दे रही होती है। रमिका का ये प्लान होता है कि चाहे उसे इस्तीफा देना पड़े लेकिन वो रॉकी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल कर रहेगी। पर तभी वहाँ पर अंदर रॉकी आ जाता है और नारायण को सबके सामने शूट कर देता है क्योंकि वो आखिरी आदमी नारायण ही होता है जो कि अधीरा की हेल्प कर रहा था और शुरुआत से ही ये सारी चालें नारायण ही चल रहा होता है और ये सारा प्लान उसी का होता है कि वो रॉकी को केजीएफ में भेजेगा, गरुड़ा को मरवा देगा, रॉकी को भी मरवा देगा और फिर केजीएफ में अपना कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि रॉकी ने पार्लियामेंट में सबके सामने एक पॉलिटिशियन को मार दिया होता है तब रमिका के पास बहुत सारे प्रूफ हो जाते हैं और रमिका रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू करवा देती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत ही बड़ी फोर्स जाती है और फिर केजीएफ में रहने वाले सारे लोगों को वहां से बाहर निकाल देते हैं ताकि रॉकी को अच्छे से ढूंढ सके।
पर बाद में उन्हें पता चलता है कि रॉकी तो अपने महल में है ही नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप पर होता है। उस शिप पर अभी तक का सारा सोना रखा हुआ होता है और ये सोना बहुत सारा होता है। रमिका को भी ये बात पता चल जाती है क्योंकि खुद रॉकी की शिप से उसे ये बात बताई जाती है। मतलब कि रॉकी को ये पता चल गया था कि उसका अंत आने वाला है, इसलिए वो खुद ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो खुद भी मरना चाहता है पर पानी के अंदर सारे सोने के साथ, क्योंकि सोना उसी के साथ डूब जाएगा। सारे फाइटर प्लेन एकदम से रॉकी के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी पूरी शिप को ब्लास्ट कर देते हैं। रॉकी और सोना पानी के अंदर चले जाते हैं और दोबारा कभी भी किसी को भी नहीं मिलते हैं। रमिका रॉकी के बारे में सारे एविडेंस को मिटवा देती है और साथ ही में ये पक्का करती है कि कभी भी रॉकी का जिक्र ना हो और किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। इन सब में आनंद ही एक ऐसा होता है जिसे रॉकी के बारे में सब कुछ पता होता है। आनंद इस पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में उसे पब्लिश भी करता और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है क्योंकि मूवी के एंड में रॉकी को समुद्र में डूबते हुए तो दिखाया जाता है पर लास्ट में रॉकी की बॉडी को नहीं दिखाया जाता है। इसीलिए ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि हो सकता है KGF 3 में रॉकी फिर से वापस आ जाए। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।